हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 के अंदर, उन सभी के पास बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों, एनसीवेब के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो पांचों यूनिट आपके सिलेबस में दी गई हैं, वो पांचों यूनिट काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। एक-एक कांसेप्ट आपको जो-जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊँगा, साथ में आपको समझाऊँगा भी और उनके क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जो किया गया इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ का। जो ये नोट्स हैंगे, ये मेरी खुद की बनाई हुई बुक हैगी, एक टेक्स्ट बुक हैगी आप लोगों के लिए, सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो, सोल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसे परचेज कर सकता है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 199 रुपीज की है। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपको नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बुक परचेज करने के लिए आप मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो टेलीग्राम का लिंक है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। आप चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज है आपका जो चैप्टर नंबर 1, मतलब जो आपकी यूनिट 1 हैगी, उसी को मैंने चैप्टर 1 नाम दे रखा है, जो कि हैगी आपकी इंट्रोडक्शन। उसे स्टार्ट करने वाले हैं। आज है वीडियो का पार्ट नंबर 1। आगे भी इसके कुछ पार्ट्स आएंगे, पार्ट्स में ही वीडियो डालूंगा मैं, ज्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं, हाफ एन आवर की वीडियो डाला करूंगा। उसके थ्रू हम इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हैगा। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है कंटेंट। तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। उसके अलावा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले आएगा मीनिंग ऑफ कंपनी। एक कंपनी होती क्या है? तो द कंपनीज एक्ट 1956 डिफाइन द वर्ड कंपनी एज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ। जो कंपनीज एक्ट 1956 है, जो आपका अब चेंज होकर कंपनीज एक्ट 2013 हो चुका है, उसने कंपनी को कैसे डिफाइन करा है? कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कि अभी करंट वाले कंपनी लॉ के अंदर या फिर जो इससे पहले अगर कोई कंपनी लॉ था उसके अंदर फॉर्म हुई है और रजिस्टर हो रखी है, तो उस एंटिटी को हम क्या कहेंगे? उस एंटिटी को हम कंपनी का नाम देंगे। अ कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी नॉन टेक्निकल सेंस मीन्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव विच मे बी टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर गेन और टू इंगेज इन सम ह्यूमन एक्टिविटी फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। अगर हम जनरली कंपनी का मतलब समझने की कोशिश करें तो क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती है, जो कि एक साथ मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठे होते हैं। विच में कैरी ऑन बिजनेस फॉर गेन और टू इंगेज इन सम ह्यूमन एक्टिविटी। जो किस लिए इकट्ठे होते हैं? या तो कोई बिजनेस करने के लिए, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर कोई सोशल एक्टिविटी करने के लिए। तो उस चीज को हम कंपनी का नाम दे देते हैं। और क्या डिफाइन दी है कंपनी की? एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू अ कंपनी स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एज द केस में बी अराइजिंग देयर फ्रॉम। और क्या बताया है कंपनी की डिफाइन में? कि ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, कई सारे लोग इसमें इकट्ठे होते हैं, पैसा लगाते हैं या पैसे के बराबर कोई भी चीज लगाते हैं कंपनी के स्टॉक में। उसके बाद उस कंपनी से या तो कोई ट्रेड करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे आपस में बांटते हैं। तो इस जो ये एक फॉर्मेशन हुई, इस चीज को हम किस चीज का नाम दे सकते हैं? इसको हम एक कंपनी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी की। एक कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो नंबर 1 आती है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। और तो कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कोई भी अगर कंपनी है तो उसे कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होना ही पड़ेगा, तभी वो एसोसिएशन कंपनी कहलाएगी। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर पर्पस इज 7 इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड 2 इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अभी आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, लेकिन कोई भी पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 मेंबर होने जरूरी है उसके अंदर, और प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कोई भी कम से कम 2 मेंबर होने जरूरी है। इफ नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट और
अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बिकम अ इलीगल एसोसिएशन। और अगर कोई भी ऐसी कंपनी फॉर्म हो जाती है जो कि किसी भी कंपनीज एक्ट, जो करंट वाला कंपनीज एक्ट है उसके अंदर या इससे पहले जो कंपनीज एक्ट का उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो एक इलीगल एसोसिएशन कहलाती है, वो एक कंपनी नहीं कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। तो अ कंपनी इज क्रिएटेड विद द सैंक्शन ऑफ लॉ एंड इन इटसेल्फ अ ह्यूमन बीइंग। जो कंपनी है वो लॉ के द्वारा बनाई जाती है, ना कि ये, क्योंकि वो कोई भी एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, खुद एक अपने आप नहीं बन सकती, उसे लॉ के द्वारा बनाया जाता है। देयरफॉर कॉल्ड आर्टिफिशियल, इसलिए हम उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। एंड सिंस इट इज क्लॉथ्ड विद सर्टेन राइट एंड ऑब्लिगेशन इट इज कॉल्ड अ पर्सन। और उसको हम कुछ राइट्स होते हैं कंपनी के, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ मतलब लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ उसके पास राइट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसे एक पर्सन का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से एक कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। अ कंपनी इज अकॉर्डिंगली एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अनलाइक पार्टनरशिप, कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्सन हु कंस्टिट्यूट इट। जैसे पार्टनरशिप उन लोगों से जुड़ी होती है जो लोग उसे बनाते हैं, वैसा कंपनी में नहीं होता है। कंपनी जो लोग इसे फॉर्म करते हैं उससे अलग होती है, इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब इसे एक तरीके से एक सेपरेट ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है। Section 34(2) says that on registration, the association of person become a body corporate by name contained in memorandum। और जिस दिन इसका रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन से जो ये पर्सन की एसोसिएशन है ये एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, जो भी जिस उस नाम से जो भी नाम इसके मेमोरेंडम में दिया होता है। द फैक्ट ऑफ फेमस सैलमन केस वर एज फॉलो। अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ है जो आपको पढ़ना है, देखिए क्या है। Salmon carried on business as a leather merchant. He sold his business for a sum of 30,000 pound to a company formed by him along with his wife, a daughter and four son। एक सैलमन नाम का पर्सन था जो कि लेदर का मर्चेंट का बिजनेस करता था, मतलब लेदर का बिजनेस करता था, लेदर मर्चेंट था। उसने अपना बिजनेस बेच दिया, कितने में? 30,000 यूरोज में बेच दिया उस कंपनी को जो उसने बनाई थी। किस किस को मिलाकर? वो उसमें वो खुद था, उसकी वाइफ थी और उसके एक डॉटर थी और उसके 4 बेटों ने मिलकर ये कंपनी बनाई हुई थी। The purchase consideration was satisfied by allotment of 20,000 share of €1 each and issue of debenture worth €10,000 secured by floating charge on the company's asset in favor of Mr. Salmon। तो जिस पर्सन को उसने वो कंपनी बेची उसने उसे क्या करा? 20,000 शेयर दिए, €1 के बराबर, एक शेयर की वैल्यू तो 20,000 ये आ गए, और 10,000 रुपीज के डिवेंचर दे दिए जिनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट था कंपनी के एसेट का। ऑल अदर शेयर होल्डर सब्सक्राइब फॉर 1 शेयर ऑफ €1 ईच। उसके अलावा 20,000 शेयर तो सैलमन को दे दिया, उसके अलावा जो भी शेयर थे कंपनी के वो बाकी शेयर होल्डर ने खरीद लिए। मिस्टर सैलमन वॉज ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके बाद जो मिस्टर सैलमन था वो क्या बन गया? मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया कंपनी का। द कंपनी ऑलमोस्ट इमीडिएटली ran into difficulties and eventually become insolvent and winding up comment। अब क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद कंपनी को कई सारी डिफिकल्टीज सामना करना पड़ा उनका, और कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और बंद होने की कगार पर आ गई। At the time of winding up, the total asset of the company amounted to €6,050. Its liability were 10,000 secured by debenture issued to Mr. Salmon and 8,000 issue owing to unsecured trade creditor। अब जब वाइंडिंग अप हुआ तो कंपनी के एसेट सिर्फ कितने रुपीस के निकले? 6,050 के, जबकि जो कंपनी की लाइबिलिटी थी वो 10,000 जो यूरोज की डिबेंचर इशू कर रखे थे सैलमन को, वो लाइबिलिटी थी। उसके अलावा 8,000 रुपए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अभी लाइबल मतलब पेंडिंग थे। द unsecured sundry creditor claimed the whole of the company asset by 6,050 on ground that company was a mere allies or agent for Salmon। तो जो क्रेडिटर थे उन्होंने क्या करा? पूरे जो भी 6,050 रुपीज थे वो खुद ने ले लिए, ये कहकर कि जो कंपनी है वो एक तरीके से सिर्फ एजेंट थी सैलमन की, क्योंकि वो सैलमन ने ही बना रखी थी। तो फिर क्या हुआ? हेल्ड द कंटेंशन ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर कुड नॉट बी मेंटेन्ड बिकॉज द कंपनी बीइंग इन लॉ पर्सन क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो जब ये केस लो कोर्ट में गया तो क्या फैसला आया कि जो ट्रेड क्रेडिटर ने ये करा, सारा अपना आप ले लिया, डिवेंचर्स के प्रोपोर्शन में कोई भी अमाउंट नहीं दी, वो गलत करा है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो एक लीगल पर्सन है जो कि उसके मेंबर से अलग होती है। एंड कुड नॉट बी रिगार्डेड एज alias एज एजेंट और ट्रस्टी फॉर सैलमन, इसलिए हम उसे जो सैलमन था उसकी एजेंट नहीं कह सकते।
Also, the company asset must be applied in payment of debenture as a secured creditor is entitled to payment out of assets of which his debt is secured in priority of unsecured creditor। और फिर ये फैसला आया कि जो एसेट थे कंपनी के 6050 के, उनमें से जो डिबेंचर का हिस्सा है वो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी थी मिस्टर सैलमन से। ठीक है, तो ये आपका एक केस लो बनता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन, इट्स मेंबर आर नॉट सच लायबल फॉर इट्स डेट। जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट होती है अपने मेंबर से, तो कंपनी की किसी भी लाइबिलिटी के लिए उसके मेंबर जिम्मेदार नहीं होते हैं। Hence, in case of a company limited by share, the liability of member is limited to nominal value of shares held by them। अगर कंपनी हैगी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसमें क्या होगा, मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितने रुपीस के उन्होंने शेयर परचेज कर रखे होते हैं। Thus, if the share are fully paid up, their liability will be nil। अगर उन्होंने जितने शेयर खरीद रखे हैं उनके पूरे पैसे कंपनी को दे रखे हैं, तो फिर उनकी लाइबिलिटी कितनी हो जाती है, नील लाइबिलिटी हो जाती है। However, the company may be formed with unlimited liability of member, or member may guarantee a particular amount। In such case, liability of member shall not be limited to nominal or face value of the share held by them। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई कंपनी ऐसी भी होती है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें मेंबर गारंटी देते हैं कि हम इतने अमाउंट तक की लाइबिलिटी को हम बियर करेंगे, तो उस केस में उनकी लाइबिलिटी नील नहीं होती है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मेंबर शैल कंटिन्यू टू बी लायबल टिल ईच पैसा हैज बीन पेड ऑफ। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है तो फिर मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है जब तक कंपनी का सारा डेट और लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है तब तक। और इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर शैल बी डिटरमाइंड बाय गारंटी अमाउंट ही शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट अप टू द अमाउंट गारंटीड बाय हिम। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें मेंबर्स ने गारंटी दे रखी है, तो उसे हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और उस केस के अंदर जितने अमाउंट की गारंटी मेंबर ने दे रखी है उतनी उनकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो सिंस बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर इन अ कंपनी फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन, इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट। जो कंपनी होती है वो अपने मेंबर से डिफरेंट होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो मेंबर्स का इंटरेस्ट होता है, मतलब उनका हिस्सा होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। द शेयर ऑफ अ कंपनी आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी। और शेयर्स किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, ये किसमें दिया होता है, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर ये चीज मेंशन होती है। However, in a private company, certain restrictions are placed on such transfer of share, but the right to transfer is not taken away absolutely। लेकिन जो एक प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी होती है, उसके अंदर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी incapacitated by illness and it does not have any allotted span of life। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ इट्स मेंबर लीव द कंपनी अनअफेक्टेड। क्या बोला है, जो कंपनी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो डिटरमाइन नहीं होती है, उसे ये माना जाता है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी, कभी बंद होगी ही नहीं। चाहे कोई मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे कोई मेंबर रिटायर हो जाए, चाहे कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे कंपनी की लाइफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो फॉर एवर। मेंबर आएंगे और जाएंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ये माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन शील। तो अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्टोड विद बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग, देयरफॉर इट हैज टू वर्क थ्रू इट्स डायरेक्टर, ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉई। ये बोला है कि जो कंपनी है वो कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होती है, एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसे अपने आप को चलाने के लिए डायरेक्टर की, ऑफिसर्स की और एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। बट इट कैन हेल्ड बाउंड बाय ओनली दोज डॉक्यूमेंट विच बियर इट्स सिग्नेचर। अब अगर कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो किस के बेसिस पर, उन डायरेक्टर और एम्प्लॉय और ऑफिसर्स के बिहाफ पर, ऑफिसर उस कंपनी के बिहाफ पर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। और कंपनी का सिग्नेचर क्या होता है, जो कॉमन सील होती है वो एक तरीके से कंपनी का सिग्नेचर होती है। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का वो एक ऑफिशियल सिग्नेचर कहलाती है कॉमन सील। ठीक है, ये आपकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि एक कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील।
तो कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोला है, एक जो कंपनी होती है वो अपने मेंबर से अलग होती है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। देयर इज दस अ व्हील बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर, तो इसके भी कंपनी के और उनके मेंबर के बीच में एक व्हील होती है। व्हील को हम कह सकते हैं एक तरीके से एक पर्दा होता है, कीपिंग देम बोथ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो कि दोनों को एक दूसरे से अलग रखता है। However, sometime it become necessary to lift this wheel, disregarded the distinct corporate entity of company and find out the realities of the company। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें इस व्हील को, इस पर्दे को उठाने की जरूरत पड़ती है ये जानने के लिए कि एक्चुअल में कंपनी की रियलिटी क्या है। द कोर्ट में इन्वेस्टिगेट द रियल अफेयर, ओनरशिप एटसेट्रा ऑफ द कंपनी। ये कब होता है, ये कोर्ट करती है जब कंपनी को उस कंपनी के अफेयर्स क्या है, मतलब किन चीजों में कंपनी डील कर रही है, क्या ओनरशिप स्टेटस है, ये सारी चीजें जाननी होती हैं। तब कंपनी जो कोर्ट होती है वो इस व्हील को उठवाती है। दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग और पायर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, लिफ्टिंग और पायर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मतलब जो कंपनी का ये व्हील है, पर्दा है, इसे उठाया जाए। The corporate wheel is therefore lifted by the court when it ignores the company and concern itself directly with the member or managers। तो जो ये कॉर्पोरेट व्हील है ये कौन उठाता है, कोर्ट के द्वारा उठाई जाती है, जिसमें क्या होता है, इसके मेंबर्स, मैनेजर्स, इन सारी लोगों के बारे में जाना जाता है। इट इज लार्जली इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एंड विल डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल फैक्टर एज दे ऑपरेट इन एंड थ्रू द कॉर्पोरेशन। ये किस रीजंस की वजह से होता है, कुछ सोशल, इकोनॉमिक और मोरल फैक्टर की वजह से ये करना पड़ता है कोर्ट को, ठीक है। द कॉर्पोरेट व्हील में बी लिफ्टेड इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। अब बात आती है कि एक कॉर्पोरेट व्हील को हम कैसे उठा सकते हैं, मतलब कब कब एक कॉर्पोरेट व्हील उठाई जाती है। तो नंबर 1 है टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई कंपनी है तो उसकी होल्डिंग के साथ और सब्सिडरी के साथ क्या रिलेशन है, ये जानने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है। टू इन्वेस्टिगेट द नंबर एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी, जब कंपनी में कितने मेंबर हैं और उनके क्या क्या नाम है ये जानना हो तो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करा जाता है। नेक्स्ट है टू इन्वेस्टिगेट द ट्रू ओनरशिप ऑफ द शेयर एंड कंट्रोलिंग पावर ओवर द कंपनी। शेयर्स की जो ओनरशिप है वो किसके पास है और उनकी कंट्रोलिंग पावर क्या है कंपनी की, ये जानने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को उठाया जाता है। नेक्स्ट है टू इन्वेस्टिगेट लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का लॉफुल ऑब्जेक्ट जानने के लिए, मतलब किस चीज में कंपनी डील कर रही है, ये जानने के लिए उठाई जाती है कॉर्पोरेट व्हील। टू इन्वेस्टिगेट मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन बाय द मेजोरिटी। अगर मैनेजमेंट के द्वारा या मेजोरिटी जो होल्डर्स हैं उनके द्वारा कोई मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है या कोई चीज ऑपरेशन की जा रही है तो वो चीज जानने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करा जाता है। नेक्स्ट है टू इन्वेस्टिगेट द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी वेयर इट इज अ ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी और पर्सन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ कंपनी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमीज और बीन रिसाइडिंग इन एनिमी कंट्री। कंपनी का कैरेक्टर जानने के लिए कि कहीं कोई एलियन एनिमी तो इस कंपनी को नहीं चला रहा है, या जो इस कंपनी को चला रहे हैं लोग वो एलियन एनिमी की कंट्री में ना रहते हो, उनसे किसी तरीके से जुड़े ना हो। एलियन एनिमी क्या होता है, कोई भी ऐसी कंट्री जिस कंट्री के साथ हमारे कंट्री का वॉर चल रहा है वो कंट्री कहलाती है एलियन एनिमी। तो इस तरीके की कोई कंपनी तो नहीं है जो एलियन एनिमी से जुड़ी हुई हो, उसको जानने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करा जाता है। नेक्स्ट है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर वेयर द एग्जिस्ट टेंडेंसी टू क्रिएट अ मोनोपोली। कई बार ऐसा होता है कोई कंपनी मोनोपोली क्रिएट करने लगती है, तो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये मोनोपोली क्रिएट कर रही है और किस तरीके से कर रही है, ये जानने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करा जाता है। नेक्स्ट है टू इन्वेस्टिगेट द कंपनी अफेयर वेयर इट इज यूज्ड फॉर टैक्स इवेशन और सरकमवेंट टैक्स ऑब्लिगेशन। ये जानने के लिए कि कहीं कंपनी टैक्स की चोरी तो नहीं कर रही है या टैक्स बचा तो नहीं रही है, इन चीजों को जानने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करा जाता है। टू इन्वेस्टिगेट इफ द कंपनी इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ फॉर इट्स शेयर होल्डर। कंपनी अपने शेयर होल्डर का एजेंट के तरीके से काम तो नहीं कर रही है, ये जानने के लिए भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करा जाता है। नेक्स्ट है द टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर वेयर इट इज फॉर्म्ड ऑफ फ्रॉडुलेंट पर्पस और टू डिफीट द सर्कमवेंट ऑफ लॉ और टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर टू अवॉइड वॉलिड ऑब्लिगेशन। ये जानने के लिए कि कहीं कंपनी जो बनी है वो फ्रॉड करने के लिए तो नहीं बनी है या फिर किसी लॉ को डिफीट करने के लिए, मतलब किसी लॉ को एक तरीके से हराने के लिए तो नहीं बनी है, लॉ को ओवरराइड कर रही हो कंपनी, या फिर क्रेडिटर को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए उनके साथ कंपनी क्रिएट तो नहीं करी गई, ये जानने के लिए भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करा जाता है। तो ये कुछ केसेस हैं जब जब एक कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करा जाता है, ठीक है। In case of a dishonest and fraudulent use of facility of incorporation, the law lift the corporate will and identify the person who are behind the scene and are responsible for
पर परपेट्रेशन ऑफ फ्रॉड। क्या बोला है कि डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट केस के अंदर की कहीं कंपनी सिर्फ धोखाधड़ी करने के लिए और फ्रॉड करने के लिए ना बनाई गई हो, और इसीलिए जो लॉ है वो कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट करता है, जिससे अगर ये फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है कंपनी, तो वो क्या फ्रॉड करना चाह रही है, किसके साथ फ्रॉड करना चाह रही है, और वो फ्रॉड करने के पीछे कौन कौन मेंबर्स इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें जानने के लिए कंपनी की कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट किया जाता है। फॉलोइंग आर सम सच केसेस। अब जो ऊपर केस बताए हैं उनमें से कुछ केसेस को नीचे एक्सप्लेन करा है। तो नंबर 1 हैगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो द कोर्ट में रिकॉग्नाइज द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी वेयर द ओनली पर्पस फॉर व्हिच इट अपीयर हैव बीन फॉर्म्ड एज द टैक्स इवेशन और सर्कमवेंट ऑफ टैक्स ऑब्लिगेशन। कोर्ट क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट वील को तब लिफ्ट कर सकती है जब कोर्ट को ये लगे कि जो कंपनी बनाई गई है वो सिर्फ किस लिए बनाई गई है, टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए बनाई गई है। तो जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट करवा सकता है। नेक्स्ट है वेयर द कंपनी इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। इन सच सर्कमस्टांस द शेयर होल्डर विल बी हेल्ड लायबल फॉर इट्स एक्ट। देयर में कैन बी एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट और सच एग्रीमेंट में बी इम्प्लाइड फ्रॉम द फैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर केस। कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर अपना एजेंट बनाकर कोई कंपनी फॉर्म कर देते हैं, मतलब कोई कंपनी फॉर्म करते हैं एज देयर एजेंट। तो उस केस में ये जानने के लिए कि शेयर होल्डर जो काम कंपनी कर रही है उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, उसके लिए वो शेयर होल्डर लायबल है जिन्होंने वो कंपनी को फॉर्म करा है। तो उस केस में कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेयर अ कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड बाय सर्टेन पर्सन टू अवॉइड देयर ओन वैलिड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इन सच कंडीशन द कोर्ट में प्रोसीड एन assumption एज इफ नो कंपनी एग्जिस्टेड। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए एक कंपनी फॉर्म कर देता है और उसके ऊपर वो सारी ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल करवा देता है। तो और उस केस में क्या होता है, जो कोर्ट होता है वो कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट करता है, एक्चुअल मैटर को जानता है और ये डिसाइड करके डिसीजन लेता है कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। नेक्स्ट है वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक पॉलिसी। तो वेयर फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ मेंबर द कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट वील। अगर कोई कंपनी किस लिए फॉर्म करी गई है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर फॉर्म करी गई है, पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट जाकर फॉर्म करी गई है, तो उस केस में क्या होगा, जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट करवा सकता है। नेक्स्ट है वेयर द नंबर ऑफ मेंबर फॉल्स बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। 7 is the in case of company and 2 in case of private company. The company continue to carry on business for more than 6 months while the number is so reduced. In such a case, every person who is member of company during the time that is so carry the business after those 6 months and has knowledge of that fact shall be severally liable to the creditor for the payment of the company's debt contracted during that period. Such a member can be sued severally by the creditor of the company. क्या बोला है, कई बार क्या केस होता है, जब कंपनी के जो मेंबर हैं जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे कम मेंबर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कंपनी चलती रहती है। तो उस केस में ये जानने के लिए कि मेंबर कम हुए हैं या नहीं हुए, एक्चुअल में क्या रीजन है, वो कोर्ट क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट करवा सकता है। और अगर कोई ऐसा केस होता है जिसके अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंबर की, जो कि पब्लिक कंपनी के केस में 7 है और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 है, अगर इससे कम मेंबर हो जाते हैं कंपनी के अंदर और कंपनी अगले 6 महीनों तक चलती रहती है, तो जो भी मेंबर उस टाइम तक मेंबर थे और उन्हें इस चीज के बारे में पता था कि कंपनी के मेंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हैं, वो सभी सेवरली लायबल होंगे। कोई भी डेट जो उस पीरियड में लिया जाएगा या कोई भी क्रेडिटर जो उस पीरियड में उस कंपनी का क्रेडिटर बना होगा, उसकी अमाउंट के लिए वो सेवरली लायबल होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्पोरेट व्हील वाला कंसेप्ट कि कॉर्पोरेट व्हील को कब कब और क्यों लिफ्ट करा जाता है, क्या होता है कॉर्पोरेट व्हील का लिफ्ट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हैगा कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो एक कंपनी है वो किस तरीके से चलती है, किन किन चीजों की उसे कंप्लायंस करनी पड़ती है, क्या क्या चीजें किन किन को मानना पड़ता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आती है द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। जो कंपनी लॉ है उसको बनाने के लिए जो सबसे पहले मतलब उसमें जो भी चेंजेस करने होते हैं या कोई भी चीज होती है उसके लिए सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इट एक्ट थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनीज अफेयर। ये किसके थ्रू इस कंपनी लॉ को मेंटेन करके रखती है, जो कंपनी अफेयर है एमसीए, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या कंपनी अफेयर कहा जाता है, उसके थ्रू ये सारी चीजें मेंटेन करके रखती है। इट इज हाउएवर नॉट पॉसिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्टली लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी लॉ। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डेली की जो चीजें हैं कंपनी लॉ में चेंजेस करने हैं या जो भी चीजें हैं
उन सभी को खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर उसमें वो सारी चीजों पर निगरानी रख सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन 637 empower द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेलीगेट एनी ऑफ पावर एंड फंक्शन बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो जो एमसीए को पावर दे रखी है वो इसी के थ्रू दे रखी है। क्या बोला है? सेक्शन 637 के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो अपनी इस अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन देकर, जो कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे दे रखी है अथॉरिटी आज के टाइम पर? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है एमसीए, उसे ये अथॉरिटी मिली हुई है। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। तो द कंपनी लॉ बोर्ड शैल एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज सच पावर एंड फंक्शन एज मे बी conferred to on it by under the Companies Act 1956 or any other company law. Further, it shall exercise and discharge such other power and function of central government under this act or any other company law as may be conferred on it by central government by notification in official gazette under provision of Companies Act 1956 or that other law. क्या बोला है? इसके अलावा एक कंपनी बोर्ड लॉ कंपनी लॉ बोर्ड CLB और कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसके अंदर वो क्या काम करेंगे और क्या उनकी पावर्स होंगी, ये कंपनीज एक्ट में बताया गया है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर उनकी पावर और जो ड्यूटीज हैं उन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं। द CLB सेल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 9। जो कंपनी लॉ बोर्ड बनेगा उसके अंदर 9 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। एज द सेंट्रल नोट्स गवर्नमेंट डीम्स फिट टू बी अपॉइंटेड बाय दैट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। और वो 9 मेंबर कैसे अपॉइंट होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन देकर उन्हें अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ CLB शैल possess सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो CLB के मेंबर होंगे उनके पास वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए जो जरूरी है। वन ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी द चेयरमैन ऑफ CLB। और सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें से एक पर्सन को उस CLB का चेयरमैन भी अपॉइंट करेगी। No act done by CLB shall called in question on ground of only any defect in constitution or the existence of any vacancy in CLB। CLB जो भी डिसीजन लेगी उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफेक्ट बता रहा है तो फिर उसे उस पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है। उसके अलावा किसी और चीज से रिलेटेड उस पर क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सेक्शन 210A प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फॉर्मेशन एंड लेइंग डाउन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एडोप्टेशन बाय कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 210 के अकॉर्डिंग की वो एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म करेगी, जिसके अंदर वो क्या एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंपनीज के ऊपर क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होने चाहिए, जो सारी कंपनीज को जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हें मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट है द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 भी प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्टेबलाइज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी क्रिएट करेगी, जिसके अंदर क्या करेगी, वो जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, उनकी इन्वेस्टिंग को देखेगी, कोई भी उसमें फ्रॉड ना हो, इन सारी चीजों की देखरेख करेगी। नेक्स्ट है ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय कोड देयर शैल बी एन ऑफिशियल लिक्विडेटर हु मे बी अपॉइंटेड फॉर पैनल ऑफ प्रोफेशनल फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट फॉर द कोड। क्या बोला है? अगर किसी कंपनी को वाइंड अप होना है, अपना बिजनेस बंद करना है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? एक ऑफिशियल लिक्विडेटर की जरूरत पड़ेगी। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन हो सकता है? कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक तरीके से, वो कहलाता है, वो ऑफिशियल लिक्विडेटर बनेगा। अब बॉडी कॉर्पोरेट कंसिस्टिंग ऑफ सच प्रोफेशनल में भी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिशियल लिक्विडेटर बनना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका अप्रूवल लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। होल टाइम और पार्ट टाइम ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके अलावा कोई भी ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन हो सकता है? कोई भी होल टाइम और पार्ट टाइम ऑफिसर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे वो ऑफिशियल लिक्विडेटर बन सकता है। ठीक है। सिक्स्थ है एडवाइजरी कमेटी। तो सेक्शन 410 प्रोवाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंपनी लॉ बोर्ड ऑन मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एज मे बी रेफर्ड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी लॉ बोर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ not more than 5 person with suitable qualification।
क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए किस मैटर पर, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए और कंपनी लॉ बोर्ड है उनके अंदर जो भी मैटर है उन पर एडवाइस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक एडवाइजरी कमेटी भी फॉर्म कर सकती है जिसके अंदर वो सारे मैटर डिस्कस करे जाएंगे। इसमें 5 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, जिनके जो सूटेबल क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 5 से कम ही मेंबर इसमें रहेंगे। 7th है कोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 द कोर्ट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रिलेटिंग टू कंपनी ऑफेंस अगेंस्ट द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन अंडर दिस एक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैटर रिलेटिंग टू कंपनी एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 with respect to any offense against the court, a magistrate of first class or as the case may be presidency magistrate have jurisdiction to try such offense। क्या बोला है, कंपनीज एक्ट के अंदर कोर्ट में क्या चीजें आएंगी, ऐसी प्लेस जहां पर कंपनी से रिलेटेड कोई भी मैटर, अगर कोई ऑफेंस होता है या कोई भी मैटर है वो डील किया जाएगा, उससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा, वो जगह हमारी कोर्ट कहलाएगी। वहां पर कौन डिसीजन ले सकता है, इसमें कोई भी मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट हो या फिर प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, वो इससे रिलेटेड सारे फैसले लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये इतना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये हमने इससे ऊपर का जितना भी कंटेंट मैंने आपको करवा दिया वो सारा आज की वीडियो का पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हमारा टॉपिक रह गया है टाइप्स ऑफ कंपनी, उसे हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। मे बी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।